गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एनसीएल में काफ़ी टाइम से असिस्टेंट फोरमैन वैकेंसीज का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज आ चुकी है। अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन की वैकेंसीज क्लियर हुई है। उसके साथ साथ ही अभी असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए, जो कि काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और इस वैकेंसीज के लिए मैं शॉर्ट वीडियो एक कल अपलोड किया था आप लोगों के लिए, और आज के वीडियो में हम लोग फुल नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे कि कितने पोस्ट हैं इसमें और कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, इसमें एग्जामिनेशन फीस वगैरह क्या है, सारी चीज़ों पे हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो ये फोरमैन की वैकेंसीज है, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग निकाली गई है। और इसमें आप देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन सबसे पहले देख सकते हैं इसमें 10वीं के साथ साथ आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा वो न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि बीटेक के छात्रों को भी मौका दिया गया है इसमें, और वो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनको मौका नहीं दिया गया है, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सहायक फोरमैन ENT के बारे में। तो इसमें 10वीं के साथ साथ आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैकेनिकल की बात किया जाए तो मैकेनिकल में भी 10वीं के साथ साथ आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए न्यूनतम 3 वर्ष का। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में भी आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का। और कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसमें अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट होता है, और इस फॉर्म में जब अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 मार्च 2026, इसी को ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। मतलब एक तरीके से इसमें लास्ट डेट को ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जो इसमें मांगे गए हैं। उसके बाद का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तो उसमें आपको आगे चल के दिक्कत होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फाइनल जब आपकी नियुक्ति होने वाली रहती है, तो उस समय अगर अपना ये जो पर्टिकुलर डेट है इसके बाद का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो उसमें दिक्कत होगी आपको। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो यहाँ पे सारे पोस्ट दिए गए हैं इधर, और उसके बाद यहाँ पे सीट डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात किया जाए सहायक फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसमें जो जनरल की सीटें हैं वो 8 सीटें हैं, EWS की 1 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति मतलब ST की 2 सीटें हैं, और OBC की 3 सीटें हैं। टोटल सीट होती है 14, जिसमें से एक सीट पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित की गई है। फिर बात किया जाए सहायक फोरमैन मैकेनिकल की, तो इसमें देखिए मैकेनिकल 2 पार्ट में डिवाइड है, एक एक्सवेशन और एक एंडम में। दोनों को मिला के बात करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ डिवाइड नहीं रहता कि आप एक्सवेशन के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर एंडम के लिए। एग्जाम दोनों का एक ही टाइम लिया जाता है, मेरिट बनाते समय फिर उसके बाद एक्सवेशन और एंडम देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में देख सकते हैं टोटल अगर मिला दिया जाए तो 46 पोस्ट है, किसके लिए? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और EWS के लिए 10 सीटें हैं, और ST के लिए 21 सीटें हैं, जबकि SC के लिए केवल 5 सीटें हैं, और OBC के लिए 26 सीटें हैं। इस प्रकार टोटल अगर हम लोग देखे जाए तो एक्सवेशन में 87 और एंडम में 21 सीटें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीटें इसमें मान सकते हैं, क्योंकि NCL में वैकेंसीज काफ़ी टाइम बाद आती है फोरमैन की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीटें काफ़ी हैं। जो नए छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं फोरमैन की, उनके लिए इतनी वैकेंसीज बहुत है, और दोबारा मौका मिले कि ना मिले इस वजह से आप लोग पूरा ट्राई करिएगा कि इसी वैकेंसीज में आप लोग का हो जाए। इसमें से PWD छात्रों के लिए 3 सीट रिजर्व की गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 सीटें रिजर्व की गई हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन की, तो इलेक्ट्रिकल फोरमैन को भी डिवाइड किया है 2 भागों में, एक्सवेशन और एंडम। इसमें आप लोग देख सकते हैं 62 सीटें हैं, जनरल के लिए 62 सीटें हैं, EWS के लिए 14 सीट, और वहीं 28 सीट हैं
एसटी के लिए और 7 सीटें हैं एससी के लिए। और ओबीसी के लिए 18 दूनी 36 37 सीटें हैं ओबीसी के लिए। और इसमें से 4 सीटें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित हैं और बाकी 14 सीटें जो हैं एक्स सर्विस मैन के लिए निर्धारित की गई हैं। यहाँ पे अगर टोटल ग्रांड टोटल देखा जाए तो 270 पूरे सीट है, जिसमें से 25 सीट एक्स सर्विस मैन के लिए और 7 सीटें आपका पीडब्ल्यूडी के लिए है। ये सीटों का बंटवारा है। आप लोग एक बार अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि आप लोग के लिए कितनी सीटें इसमें डिसाइड की गई हैं। और फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा है। जो पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप लोग इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि इसमें उच्च योग्यता जो कि कुछ डिसाइड है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है। जैसे सहायक फोरमैन ईएनटी के बारे में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें कौन सा योग्यता रहने पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा योग्यता है आपके पास वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग के पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है एक बार उसको इससे ज़रूर मैच करा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप लोग को अगर बाहर होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उस समय होगी। तो अभी से ही मिला के फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करना। एक बार सभी लोग इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि जितने भी लोग पहले भी फोरमैन के लिए अप्लाई किए होंगे वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए आपको बताया गया है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इसमें। तो देखिए सहायक फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो कि न्यूनतम वेतन है जिसको बोलते हैं बेसिक आप लोग का 47,330 रुपये है। और ये 47,303 रुपये 30 रुपये सभी के लिए है, सभी फोरमैन के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली है कि जो कि ईएनटी वाले हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड 1 वर्ष का होगा, लेकिन बाकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका ट्रेनिंग 2 साल का होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सी डिफरेंट है। और बाकी जो कैडर वगैरह हैं ये सब चीज़ें ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आगे बात करते हैं ये मूल वेतन जिसको बेसिक बोलते हैं उसके साथ साथ क्या मिलेगा। तो उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं NCWA के तहत जो प्रावधान है अन्य भत्ते, जैसे आपको DA मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा और स्पेशल अलाउंस मिलेगा। जब तक क्वार्टर नहीं मिल रहा है तब तक आप लोग को आवास भत्ता मिलेगा। ड्यूटी आने जाने के लिए आप लोग को परिवहन सब्सिडी मिलेगी। और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं जैसे माता पिता हो गए और उसके बाद जिसकी शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हैं और उसकी वाइफ है, तो उनको भी मेडिकल सुविधा मिलेगा। और जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, करियर ग्रोथ के लिए आप लोग को जो भी कैडर स्कीम में जो भी नियम अनुसार रहेगा वो सारी चीज़ें उसमें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं आरक्षण के बारे में दिया गया है, किस प्रकार से आरक्षण लोगों को मिलेगा। तो आरक्षण वाले जितने भी साथी हैं हमारे एक बार इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। स्टेट का लगेगा कि राज्य का लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में दिया गया है इसमें। और कब से कब तक बना होना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर जो डेट दिया गया है वो शायद 5 मार्च से दिया गया है। तो 5 मार्च के पहले तक का सारे डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट करवा लीजिएगा आप लोग। एक बार आरक्षण से संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम में आने वाली है। आगे बढ़ते हैं तो आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो आयु सीमा आप लोग का 18 से 30 वर्ष माना गया है इसमें, मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए लेकिन 30 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ इसमें आयु में कुछ लोगों को छूट भी दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वाले हैं उनको कोई छूट नहीं दिया गया है, लेकिन SC और ST को 5-5 वर्ष का छूट दिया गया है। और उसके बाद अगर OBC की बात किया जाए तो OBC को 3 साल की छूट दिया गया है और PWD के जो छात्र हैं उनको 10 वर्ष की। और इसी प्रकार से 10 वर्ष की छूट के साथ साथ OBC है तो उसको 3 वर्ष और ऐड कर दिया गया है। SC ST है तो उसमें 5 वर्ष ऐड किया गया है। और इस प्रकार से अगर विभागीय कर्मचारी कोई है तो उसकी आयु में हर प्रकार से छूट है, उसकी एज लिमिट नहीं है उसमें कुछ भी।
आप 60 साल के पहले भी भर सकते हो उसमें। और ये जो पर्टिकुलर इसमें डेट ऑफ बर्थ जो डिसाइड होगा वो 10वीं के मार्कशीट के आधार पे ही डिसाइड होगा कि आपकी जन्मतिथि क्या है। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का 1000 प्लस जीएसटी चार्ज, जो कि 18% के लगभग है, मतलब 1180 रुपये आवेदन शुल्क। कुछ ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी इतना लग रहा है तो आप लोग को तो देना ही पड़ेगा। और ये आवेदन शुल्क किसके लिए है? अनारक्षित के लिए है, ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और फिर SC ST और पूर्व सैनिक, जिसको एक सर्विसमैन बोलते हैं, और विभागीय कर्मचारी जो हैं, उसके साथ साथ PWD के जितने भी छात्र हैं उनका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। ये कदाचार के दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई। ये मान लीजिए एग्जाम में आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके लिए है। फिलहाल ये सब चीज़ों से दूरी रहना है। चलिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं चयन प्रक्रिया में। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, इस अधिसूचना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि पर न्यूनतम मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। ये तो सही बात है कि जो कि इसमें लास्ट डेट दिया गया है, उस लास्ट डेट के अंदर ही सारे क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, उसी से ही डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में उसकी पात्रता से संबंधित उल्लेख घोषणा के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। आवेदित पद हेतु अभ्यर्थी पात्रता के समर्थन में उसके दावों की जांच सत्यापन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित कट ऑफ के मार्क्स के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ये भी बात सही है कि जो अभ्यर्थी उसमें घोषणा करेंगे कि हमारे पास किस प्रकार का क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और उसके बाद एग्जाम के बाद जो निर्धारित कट ऑफ है उसी हिसाब से उनको पास या फेल समझा जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक पद के लिए एक अलग से कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पद से मतलब यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रिकल हैं वो अलग, जो मैकेनिकल है वो अलग, और जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए अलग अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और इसमें 100 अंकों का ये परीक्षा होगा। और 2 खंड होंगे इसमें, A और B, जिसमें एक खंड में आप लोग का 70 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा और B खंड में आप लोग के 30 नंबर के प्रश्न होंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कि 70 नंबर वाला ये होगा, 70 नंबर का जो ये होगा, ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा। जैसे आप मैकेनिकल फील्ड से हो तो मैकेनिकल क्वेश्चन रहेगा, और आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के। और ये जो 30 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 30 नंबर वाले क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, जो कि नॉर्मल कंपटीशन के एग्जाम में अमूमन देखा जाता है, वो ये 30 नंबर के रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अधिक से अधिक मार्क्स बनाने का। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में केवल एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई हिंदी में त्रुटि होता है तो अंग्रेजी को ही वैध माना जाएगा। एक चीज़ और भी है इसमें, आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे आप लोग से सेंटर चूज करने का ऑप्शन भी मांगता है। वहाँ पर लगभग 6 शहर का विकल्प आप लोग चुन सकते हो अपने हिसाब से। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जो उसमें सेंटर चूज कर रहे हो वही मिले। एनसीएल अपने तरफ से ये अधिकार उसको है कि वो कहीं भी आपका सेंटर भेज सकता है उस 6 में से। जरूरी नहीं है कि पहला चॉइस जो है आपको उसी में भेजे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले चीज में ये लिखा है, मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ। होता क्या है कि कई बार क्या है, सीटें जो हैं वो रह जाती हैं और लोगों के नंबर बहुत कम आते हैं। जैसे खास तौर पे जो एसटी कैंडिडेट हैं, इस वैकेंसी में भी एक बैकलॉग सीट है जो कि एसटी वालों के लिए है। तो उसमें क्या है कि नंबर कम रह जाते हैं लोगों के और उतना अंक नहीं ला पाते हैं लोग, इस वजह से सीट बैकलॉग चली जाती है खासकर एसटी की। तो इसके लिए एक न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है कि अगर इसके नीचे कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट अगर मान लीजिए इसके नीचे अंक पाता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में पास नहीं किया जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 50 नंबर से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उनको किसी भी सिचुएशन में पास नहीं किया जाएगा, भले ही वो सीट खाली चली जाए लेकिन उनको पास नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 40 रखा गया। अगर इसके नीचे कोई भी आता है नंबर तो उसको पास नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया आपका और एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि नंबर जिनका सेम रहेगा, तो उनके लिए टाई जब हो जाएगा उनका नंबर, तो उनके लिए एक तरीका लागू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 खंड हैं ए और बी, पहले खंड में 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो टेक्निकल रहेंगे, दूसरे खंड में 30 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो परंपरागत क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं। तो 70 नंबर वाले में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब खंड ए में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किए हो एग्जाम में। अगर यहाँ भी टाई हो जाता है खंड ए में भी तो अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ भी टाई हो जाता है तो फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको टाई के मामले को वहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट होगा और फिर उसके बाद किस प्रकार से उसका रिजल्ट डिसाइड होगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम योग्यता के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, केवल उन्हें के मूल अभिलेख प्रमाण पत्रों की पद हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंकों के क्रम के अनुसार उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा। मतलब एग्जाम के बाद आप लोग को एक पर्टिकुलर कट ऑफ बनेगा, उसके ऊपर जितने भी लोग रहेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से समय समय पर उनको जानकारी दिया जाएगा कि आप किस समय आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। अगर उस केस में आप उस पर्टिकुलर डेट में नहीं जा रहे हैं वेरिफिकेशन कराने तो आप की उम्मीदवारी जो है वो स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी एक चीज और भी थोड़ी सी चीज नोट करने वाली है। यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि आप अगर मान लीजिए आप एक्सवेशन और एंडम दोनों के लिए तो आप लोग एग्जाम देंगे, अगर मैकेनिकल में रहेंगे तो भी, इलेक्ट्रिकल में रहेंगे तो भी, तो आप लोग से पहले एक्सवेशन जिसका नंबर अच्छा रहता है पहले एक्सवेशन में उसको भर्ती करते हैं, फिर उसके बाद एंडम में भर्ती करते हैं। ये चीज इसमें कहने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं। एक अभ्यर्थी तालिका क में दिए गए 3 विभिन्न अधिसूची पदों में किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। बहुत सारे लोगों के पास एक से अधिक डिप्लोमा हो सकता है, तो उनके लिए एक ही पद पे आप लोग अप्लाई करिए। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पद पे अप्लाई करते हैं तो आप लोग का जो नया फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे उसी को माना जाएगा कि हाँ आप लोग इसी के लिए अप्लाई किए गए हैं। तो वही अगर मान लीजिए मैकेनिकल भी अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर दिए हैं, तो जो बाद में अप्लाई करे रहेंगे उसी को माना जाएगा कि हाँ यही आपने अप्लाई किया है। आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित सभी मापदंडों को पूरा करता है। ये भी बात एक कॉमन सी है। जो इसमें पर्टिकुलर डेट दिया गया है 5 मार्च के पहले ही सारे आपके क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप लोग को इसमें एलिजिबल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग को पढ़नी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इसमें टर्म्स कंडीशन बहुत सारे हैं जो कि एग्ज़ाम देने वाले और फिर फॉर्म भरने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों में ये भी दिया गया है कि एग्ज़ाम पूरा होने के 3 दिन बाद आप लोग को आंसर की मिलेगा। आंसर की में आप लोग को अगर मान लीजिए कुछ
डाउट है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये भी चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी से पहले यहाँ एनसीएल में ज्वाइन करने से पहले आप लोग को एनओसी भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें दी गई हैं इसमें कि अगर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है एनसीएल, उसको ये अधिकार है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी है कि जो भी असिस्टेंट फोरमैन इसमें ज्वाइन करेंगे उनको एनसीएल के किसी भी प्रोजेक्ट में ज्वाइन कराया जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी में उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और इसमें ज्वाइनिंग के पहले एक मेडिकल होता है, नॉर्मल सा मेडिकल के बारे में भी अच्छी तरीके से दिया गया है। और उसके पहले एक चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोगों को जमा करना पड़ता है, उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक मैच करती हैं, जो कि एनसीएल के पहले बहुत सारे वैकेंसीज आ गई हैं उससे बहुत मैच करती हैं। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं उनको आने जाने के लिए टीएडीए मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और टीएडीए का फॉर्म भी होगा इसके नीचे, तो आप लोग एक बार जाके वहाँ से फॉर्म निकाल के और आप लोग उसको फिलअप करके दे दोगे तो आप लोग को खाते में पैसे भी आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से कैरियर, फिर उसके बाद भर्ती, फिर सहायक फोरमैन मैकेनिकल सीधी भर्ती के लिए वहां जाएंगे तो लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप लोग को खुद ही खुद समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप लोग पहली बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हो, काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हो, और एनसीएल की फॉर्म भी पहली बार अप्लाई नहीं कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज आई है तो उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी फॉर्म को अप्लाई करना है। और कुछ विशेष नोट वगैरह हैं जिनको आप लोग को पढ़ लेने की आवश्यकता है। जब आप लोग इसमें अप्लाई करने से पहले एक बार फुल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था आप सभी को मैं बता चुका हूँ, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, इम्पोर्टेंट डेट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन करना, और ये क्रूशल डेट जो है वो 5 मार्च रखा गया है। तो 5 मार्च एक क्रूशल डेट है। और एडमिट कार्ड कब आएगा ये तो वेबसाइट के माध्यम से ये सूचित किया जाएगा, और एग्ज़ाम कब होगा उसी समय, परिणाम की घोषणा, ये सारी चीज़ें क्या है कि डिसाइड जो है बाद में ही एनसीएल करता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा दिमाग में आप लोग रखिएगा कि एनसीएल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप लोग सोच रहे हैं कि अभी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं फिर उसके बाद आराम से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग लेट हो जाओगे, क्योंकि आप लोग को अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है। तो ये रही एनसीएल का नोटिफिकेशन असिस्टेंट फोरमैन के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछना। और एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम से ज़रूर शेयर करना। जितने भी दोस्त हैं आप लोग के सभी को शेयर कर देना जो भी असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज के इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो 1 से 70 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोग के टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, जो रिलेट करेंगे आपके ट्रेड से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से ही रिलेट करेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कॉमन एग्जाम जो रहते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ हो गया, जीएस जीके हो गया, ये सब सारी चीज़ें होंगी, वो 30 नंबर का क्वेश्चन वो अलग से रहेगा उसमें, जो कि तीनों एग्जाम में कॉमन ही रहेगा, एक तरीके से रहेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही टाइप से आएगा, बाकी सबका सिलेबस एक ही है, तो वो 30 नंबर के लिए। बाकी ये 70 नंबर अलग अलग रहेगा, सभी ट्रेड के हिसाब से अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेक्शन बी 30 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान है, उसमें रीजनिंग भी है, हिंदी अंग्रेजी भी है, और कुछ रिलेशन, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार आप लोग फुल नोटिफिकेशन ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करते समय, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना यार, कम से कम 5000 के करीब तो पहुंचा दो सब्सक्राइबर। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग से जुड़े रहिए। टेक्नीशियन में जितने भी कैंडिडेट आए हैं, सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे और आए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही आइए, हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग का साथ ऐसे ही बना रहे।
तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप लोग का काम यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो कुछ डाउट है वो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके पूछिए। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ पर्सनली मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। किसी भी प्रकार से आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।